नमस्कार, सीधे न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ में मीनाक्षी रजत। नमस्कार, मैं कुंदन जमार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है सुकेश चंद्रशेखर के एक और खुलासे से। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को एक और चिट्ठी लिखी है। एलजी को भेजी दूसरी चिट्ठी में सुकेश ने गंभीर आरोप लगाए हैं। चिट्ठी में तिहाड़ जेल के डीजी को पैसे देने की अब डिटेल दी है। चिट्ठी में सुकेश ने अपनी जान को भी खतरा बताया है। एलजी से सुकेश ने सीबीआई जांच की मांग की है। इसके पहले भी सुकेश ने ये आरोप लगाए थे कि तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन को उन्होंने पैसे दिए अपनी जान की रखवाली के लिए, और अब उन्होंने एलजी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, और साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी वो कर रहे हैं। तो बाहर सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को एक और चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में डीजी जेल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पैसे देने की बात कही गई है और पैसे देने का डिटेल भी इस चिट्ठी में लिखा गया है, ये भी शामिल है। इससे पहले जब सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी आई थी तो बवाल मच गया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और जेल मंत्री सत्येंद्र जैन को पैसे देने की बात कही गई थी, जिस पर राजनीतिक बवाल खड़ा हुआ था। अब एक और चिट्ठी लिखी है सुकेश ने, और इस चिट्ठी में तिहाड़ जेल के डीजी पर आरोप लगाया है कि डीजी को उन्होंने पैसे दिए हैं, और इसका डिटेल भी इस चिट्ठी में लगाया गया है। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सीएम केजरीवाल पर निशाना। सुकेश की चिट्ठी पर बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। केजरीवाल की एक वसूली कंपनी है, आदेश गुप्ता ने ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जेल से उगाही हो रही है। तो आदेश गुप्ता का ये बड़ा आरोप, उन्होंने कहा है कि जेल से उगाही की जा रही है। सुकेश से अब डीजी जेल को पैसे दिए जाने की बात सामने आ रही। सुकेश ने खुद एलजी को लिखे चिट्ठी में इसका जिक्र किया है, और अब बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि दिल्ली में एक वसूली कंपनी चल रही है और जेल से भी वसूली का धंधा जारी है। और ऐसे वसूली एजेंट सत्येंद्र जैन के निर्देश पर कोलकाता के अंदर, कोलकाता के साल्ट लेक में उनको सारा पैसा मुहैया कराया गया। आपको शायद जानकारी होगी कि जिस समय सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग केस जब आया सामने तो उसमें कोलकाता का बहुत जिक्र था। वो सारी हवाला कंपनियां और इनकी शेल कंपनियों का, यानी सत्येंद्र जैन जो वसूली एजेंट हैं, उनका जो कनेक्शन है वो कोलकाता से ही शुरू होता है, और उसमें जो इनके सहयोगी हैं जेल प्रोटेक्शन मनी, उनके सहयोगी चतुर्वेदी को कोलकाता के साल्ट लेक में दिया गया। ये दावा खुद सुकेश ने किया है जिन्होंने पैसे दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 12.5 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन के निर्देश पर जो AKVC कंपनी है उसके CEO और उनके वसूली एजेंट सत्येंद्र जैन के निर्देश पर तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल को भी मॉडल टाउन के हल्दीराम और सिविल लाइंस के भारत पेट्रोल पंप के पास ये रकम को दिया गया है। पूरा दावा किया गया सबूतों के साथ, और सुकेश ने खुद कहा ये रकम जिस कार के अंदर दी गई है उसका नंबर है DL1 CAD 3009, और ये रकम 2019 से 2021 के बीच दी गई, और हर बार रकम को सौंपने के बाद AKVC जो कंपनी है उसके VA वसूली एजेंट सत्येंद्र जैन को रकम मिलने की सूचना भी खुद सुकेश ने दी है। सबूतों के साथ ये जानकारी वो किसी भी जांच एजेंसी को सौंपने के लिए तैयार है। जो डीजी संदीप गोयल जिनको अभी बर्खास्त किया गया है, वो हमेशा सत्येंद्र जैन से खुद भी मिलते थे।
अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अली शरर जुड़ गए हैं। अली, जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक चिट्ठी लिखी जा रही है सुकेश की तरफ से, अभी तक इन आरोपों को लेकर के क्या सच्चाई निकल करके सामने आ रही है, किस तरीके की छानबीन की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर हो गई है। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरह से चिट्ठी एक बार फिर दोबारा से सामने आई और जेल में बंद, तिहाड़ जेल में बंद सुकेन ने ये चिट्ठी लिख के उजागर किया है मामला कि उनसे राज्यसभा सांसद बनाने के लिए 500 करोड़ की मांग की गई, 50 करोड़ रुपए ले लिए गए और इस पूरे मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे भी आरोप लगाए, उनके मंत्रियों पर भी आरोप लगाए। तो बड़ा खुलासा करते हुए एलजी को चिट्ठी लिखी और कहा है कि सीबीआई जांच की जाए, जिससे कई सारे तत्व बाहर निकल के आए, क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है तब से ये मामला उजागर हो रहा है और जेल में बंद सुकेन ने इस पूरे मामले को पर चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि मुझे गलत बताया गया है, जबकि इस पूरे मामले की साजिशकर्ता ही खुद आम आदमी पार्टी है। तो कई सारे सवालों के जवाब तलाश करने के लिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। उधर अभी जो दिल्ली के उप राज्यपाल है उनके नाम एक चिट्ठी लिखी गई है और उनसे मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मीनाक्षी, अली, क्या डीजी जेल को भी पैसे दिए गए, क्या इसका भी जिक्र है इस चिट्ठी में? और ये बात भी सामने आ रही है कि जो पैसे दिए गए, चाहे वो सत्येंद्र जैन से जुड़े हुए लोगों को पैसे दिए गए या डीजी जेल को दिए गए, उसके सबूत सुकेश दे सकता है, तो क्या इसका जिक्र है चिट्ठी में? बिल्कुल कुंदन, इस चिट्ठी में साफ जिक्र किया गया है कि तत्कालीन तिहाड़ जेल के डीजी को 12 करोड़ रुपए दिए गए और सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए दिए गए। इसके साथ साथ कई सारे लोगों को पैसे दिए गए हैं और इस तरह के तमाम सबूत खुद सुकेन के पास मौजूद है, जिनका ये कहना है कि मैं वक्त आने पर सीबीआई को दिखाऊंगा और बताऊंगा और सबूत दूंगा, जिस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका है। तो इसके चलते ही उपराज्यपाल के नाम पर चिट्ठी लिखी गई है और मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल अली, आप नजर बना रखे, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वाराणसी से खबर है, जहां आज देव दिवाली मनाई जाएगी। वाराणसी में 10 लाख दिए जलाए जाएंगे, सभी घाटों पर ये दिए जलाए जाएंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा, तो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती होगी और आज 10 लाख दिए जो हैं बनारस के घाटों पर जलाए जाएंगे। घाटों पर प्रोजेक्शन, मैपिंग और लेजर शो भी होगा, जिसकी तैयारियों का जायजा कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले चुके हैं। घाटों की इतनी खूबसूरत तस्वीरें आज फिर से दिखाई देगी। कल चूंकि रिहर्सल चल रहा था और इसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ बनारस के घाट में पहुंचे थे और बोट के जरिए उन्होंने बनारस के घाटों को किस तरीके से सजाया गया है, वहां पर लेजर शो का किस तरीके से व्यवस्था की गई है, ये तमाम चीजें उन्होंने देखी है खुद से। और आज भव्य और दिव्य नजारा बनारस के घाटों पर देव दिवाली के मौके पर दिखाई देगा। बिल्कुल, दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती भी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी वाराणसी में ही हैं। वाराणसी में यहाँ 10 लाख दिए भी जलाए जाएंगे देव दीपावली के अवसर पर और ऐसे में जो नज़ारा होगा वो भव्य होगा और लेजर शो का आयोजन भी यहाँ पर किया गया है। लेजर लाइटों के जरिए यहाँ पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। इन सब का जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। कल वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने नौका में बैठ करके विचरण करते हुए इसका नजारा लिया है कि किस तरीके से आखिरकार घाटों पर प्रोजेक्शन, मैपिंग और लेजर शो किया जाएगा। ये तस्वीरें भी आपको कल शाम की दिखा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए थे और जायजा लेते हुए नजर आए थे। तो आप देखिए घाटों का नजारा कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लेजर शो को आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ये तस्वीरें देखी और आज फिर से ये भव्य और दिव्य नजारा दिखाई देगा बनारस के घाटों पर। और घाटों पर किस तरीके से लेजर शो के जरिए, प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए पूरा चित्रण किया जाएगा, वहां पर बनारस के ऐतिहासिक पौराणिक महत्व को दर्शाया जाएगा, उसकी एक झलक हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 10 लाख दियों से जगमग होंगे बनारस के घाट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर मौजूद रहेंगे। कल भी उन्होंने घाटों का निरीक्षण किया था। ये देखिए खूबसूरत नजारा इस तरह का दिखाई देगा आज बनारस के घाटों का। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें अपने आप में इस भव्य कथा को कहती है कि किस तरीके से आखिरकार 10 लाख की दिए की रोशनी से यहाँ घाट जगमग होंगे और उसके साथ ही लेजर शो, मैपिंग का जो आयोजन किया जाएगा वो जगमगाहट का एक नया ही दौर, नया ही इतिहास लिखता हुआ नजर आएगा। इसका कल पूरी तरीके से यहाँ पर
प्रोजेक्शन भी किया गया था, देखा गया था कि आखिरकार किस तरीके से आज इसे फाइनली प्रोजेक्ट करना है, दिखाना है लाइट शो को, लेजर शो को। और इसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए थे, पूजा अर्चना भी की थी। और आज यहाँ पर देव दिवाली मनाई जानी है, जिसको लेकर के 10 लाख दियों से पूरे वाराणसी के घाटों को जगमग किया जाएगा। तो वाराणसी में 10 लाख दिए जलाए जाएंगे, सभी घाटों पर ये दिए जलाए जाएंगे। देव दिवाली और इस मौके पर विशेष आयोजन वाराणसी के इन घाटों पर देखने को मिलेगा। संध्या की तस्वीरें भी आपको न्यूज इंडिया के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से 10 लाख दिए जला करके वाराणसी के घाटों को जगमग किया गया है। लाइटों के द्वारा लेजर शो ये किया गया है। ये कल शाम का नजारा है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर लाइटों के माध्यम से पूरे घाटों को यहाँ जगमग करने की ये कवायद। ये खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बनारस के घाटों पर। इस तरीके से प्रोजेक्शन लाइट के जरिए बनारस के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को दिखाया जाएगा। देव दिवाली की पौराणिकता इन्हीं तस्वीरों में उकेरी जाएगी। बनारस के घाट पर यह तस्वीर जीवंत हो जाएगी। मदन मोहन हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए बनारस से जुड़ रहे हैं। मदन, कुछ झलकियां हम दिखा रहे हैं जो कल की झलकियां हैं, आज ऐसा ही नजारा दिखेगा या इससे ज्यादा खूबसूरत और भव्य और दिव्य होगा? जी कुंदन बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज जो है कहा जाए कि जिस तरह से भव्य देव दीपावली का जो है नजारा जो है वाराणसी के घाटों पर से में कहा जा सकता है कि जिस तरह से है आज जो है खुद देवता जो है स्वर्ग से उतर करके जो है काशी के धरती पे आते हैं और देव दीपावली के जो है मनाते हैं। तो आज जो है इस तरह का जो है नजारा आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। खास करके अगर बात करें तो विश्वनाथ कॉरिडोर की आज स्थापना दिवस भी है और इस स्थापना दिवस पर लगभग अगर कहा जाए तो 50 क्विंटल फूलों से जो है पूरे विश्वनाथ कॉरिडोर को सजाया गया है। और इसकी भव्यता अगर कहा जाए तो 85 घाटों पे आज जो है दीपों से पूरी तरह से जो है घाट जगमगा उठेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने वाला है। शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण के मामले को चुनौती दी गई है। सरकार ने संविधान संशोधन करके ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का फैसला लिया था, इसे चुनौती कोर्ट में दी गई है। सीजेआई यूयू ललित की पीठ फैसला सुनाएगी। 5 जजों की यह बेंच है जिसने ईडब्ल्यूएस कोटे के मामले पर जो चुनौती दी गई उसकी सुनवाई की और आज फैसला आना बाकी है। 27 सितंबर को कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता का निर्धारण करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पिछले महीने 103वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट आज सुबह लगभग 10:30 बजे 10% ईडब्ल्यूएस कोटा कानून की वैधता पर अपना फैसला सुनाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की 5 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में मामले में फैसला 7 नवंबर यानी कि आज आने की पूरी उम्मीद है। जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया था। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया था कि एससी, एसटी और ओबीसी में भी गरीब लोग हैं, तो फिर यह आरक्षण केवल सामान्य वर्ग के लोगों को क्यों दिया जाता है? इससे 50% के आरक्षण नियम का उल्लंघन होता है। पहले से ही ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी के लिए 7.5% कोटा तय किया गया है। ऐसे में 10% का ये ईडब्ल्यूएस कोटा 50% के नियम को तोड़ता है। हालांकि इस पूरे मसले पर सुनवाई की गई, फैसला सुरक्षित रखा गया 27 सितंबर को ही और आज इस पर फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि यूयू ललित का आज कार्यकाल का आखिरी दिन है, कल वो रिटायर होने वाले हैं और ऐसे में यह बड़ा फैसला चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच सुना सकती है।
वहीं हिमाचल दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। शिमला में जनसभा और रोड शो करेंगे नड्डा। शिमला, कोटखाई, रोहडू में जनसभा करेंगे। 12 नवंबर को हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में अपनी तैयारियों के साथ उतरे हुए हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल में डटे हुए हैं। इस दौरान जेपी नड्डा शिमला, कोटखाई और रोहडू में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव एक चरण में खत्म हो जाएगा। चुनावी प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच पहुंच रहे हैं। नड्डा हिमाचल के दौरे पर हैं, हिमाचल में बने हुए हैं। रविवार को उन्होंने हिमाचल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि डबल इंजन सरकार के कार्यों से प्रत्येक परिवार के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आया है। सड़क, पानी, बिजली, गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं हर व्यक्ति के लिए सुलभ हुई है। जनता हमारे जनसेवा के संकल्प के साथ है और इसी के साथ उन्होंने संकल्प पत्र की घोषणा 2022 हिमाचल चुनावों के मद्देनजर की थी, जिसमें तमाम वादे किए थे और साथ ही यहां पर यह भी कहा था कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे। और इधर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान सामने आया है। यूसीसी बीजेपी की चुनावी घोषणा है, अब तक यूसीसी लागू क्यों नहीं किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के उन्होंने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि अब तक यूसीसी लागू क्यों नहीं किया। राशिद अल्वी ये सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब 11 सूत्रीय घोषणा पत्र, संकल्प पत्र हिमाचल को लेकर के जारी किया था तो उसमें यूसीसी का भी जिक्र था और इसी यूसीसी को लेकर के अब राशिद अल्वी ने सवाल उठाए और पूछा है कि अब तक आखिर यूसीसी आपने लागू क्यों नहीं किया। जनता पार्टी नहीं जीती। देखिए, जहाँ तक हरियाणा का ताल्लुक है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती बल्कि एक इंडिविजुअल आदमी जीता। जहाँ तक यूपी का ताल्लुक है, यूपी के अंदर कुछ भी हो सकता है। योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 7 विधानसभाओं में अगर 3 सीटें जीत भी गए हैं तो इसका मतलब है कि 4 सीटें वो हारे हैं और देश की मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के अब। और इधर हिमाचल प्रदेश दौरे पर प्रियंका गांधी भी हैं। आज हमीरपुर और ऊना में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। ऊना में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को भी संबोधित करेंगी। 10 नवंबर को शिलाई में प्रियंका गांधी रैली भी करेंगी। वहीं 8 नवंबर को यानी कि उससे पहले शिमला में नेताओं से मुलाकात करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे। बनूटी, नालागढ़ में चुनावी जनसभा करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार भी तेजी पकड़ने लगा है। 7 नवंबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हमीरपुर और ऊना जिले के कांगड़ा में जनसभा करेंगी। शाम को उनका गगरेट में रोड शो होगा। 10 नवंबर को सुबह शिलाई विधानसभा क्षेत्र के तहत सतौन में प्रियंका गांधी की रैली होगी। दोपहर बाद राजधानी शिमला में प्रियंका गांधी का रोड शो होगा। पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 नवंबर को शिमला पहुंचेंगे। यहां पार्टी नेताओं के साथ खड़गे की मीटिंग होगी, बैठक होगी। 9 नवंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे शिमला ग्रामीण के तहत बनूटी और नालागढ़ हल्के में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पार्टी का युवा चेहरा सचिन पायलट के भी हिमाचल में चुनाव प्रचार का अगला शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। तो आज चुनाव प्रचार को धार देने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंचेंगी हिमाचल और साथ ही कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच जाएंगे, जहां नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। इस तरीके से 10 नवंबर तक ये कांग्रेस के नेताओं का तांता यहां लगा रहने वाला है, जहां आज प्रियंका गांधी इसकी शुरुआत करने वाली है हमीरपुर और ऊना में जनसभा और रैली के साथ। ऊना में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। 10 नवंबर को शिलाई में भी उनकी रैली है। हालांकि 8 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे और तमाम नेताओं से यहां मुलाकात करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पहले दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आज से चुनाव के लिए शुरू होगा नामांकन पत्र की 16 नवंबर तक स्क्रूटनी हो पाएगी। 14 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। 19 नवंबर को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, जबकि दिल्ली में आपको बता दें कि 250 वार्डों पर निगम चुनाव होने हैं। 7 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव के नतीजे आने हैं। दिल्ली नगर निगम चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली के चुनाव आयुक्त विजय देव ने एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एमसीडी चुनाव के लिए 7 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 14 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख होगी। उसके बाद 4 दिसंबर को वोटिंग और फिर 7 दिसंबर को नतीजों की घोषणा होगी। दिल्ली में 250 वार्ड में इलेक्शन करवाए जाएंगे। ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। उनके मुताबिक इस बार के चुनाव में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इनमें पुलिस भी शामिल होगी। विजय देव के मुताबिक एमसीडी चुनाव में 250 ईआरओ, 2000 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 68 जोनल ऑब्जर्वर तैनात होंगे। साथ ही मॉडल बुक ऑफ कंडक्ट की एक बुकलेट जारी की जाएगी जिसमें सारे प्रावधानों का जिक्र है। चुनाव प्रचार में बिना परमिशन लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। दिल्ली के चुनाव आयुक्त के मुताबिक एमसीडी चुनाव की घोषणा होते दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है। 1 नवंबर को एमसीडी के परिसीमन के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके बाद एमसीडी चुनाव को लेकर रास्ता साफ हो गया था। गृह मंत्रालय के जरिए जारी 800 पन्नों के नोटिफिकेशन में कहा गया था कि दिल्ली में नगर निगम के वार्ड की संख्या अब 250 होगी। चलो एक बड़ी खबर आपको नोएडा से बता दें, जहां एक्सपोर्ट कंपनी में भीषण आग लगी। आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग से पूरी कंपनी जलकर खाक हो गई है। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर एक एक्सपोर्ट कंपनी में भयंकर आग लगी है और फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये हैं। इन तस्वीरों में देखिए काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है और फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है वो ये कि कंपनी का ज्यादातर हिस्सा जलकर राख हो चुका है। इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ पर कंपनी का ज्यादातर हिस्सा जलकर राख हो चुका है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गई लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कंपनी का ज्यादातर हिस्सा जो है वो जल चुका था। लाखों का नुकसान हुआ है। बिल्कुल, इन 4 तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे हुए हैं, फायर फाइटर पहुंचे हुए हैं। आग बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है लेकिन जानकारी ये निकल करके सामने आ रही है कि ये फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। तो सीधे न्यूज़ रूम से हमने आपको वो तमाम खबरें दिखाई है जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं।